आज सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में बात करेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में। एक बार सिलेबस देख लो जल्दी से, क्या क्या सिलेबस है इसका, मतलब सिलेबस में टॉपिक इसके अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। चार फंक्शन होते हैं मोटे मोटे हमारे इकोसिस्टम के, जिनके बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। एनर्जी फ्लो, होम्योस्टैटिक्स जिसको हम फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोजियोकेमिकल साइकिल। इन चारों के इर्द गिर्द ही ये पूरा चैप्टर रहेगा। तो पहले बात करेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के अंदर फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उसमें भी तीन तरह के होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक ही आ गया। दूसरा होम्योस्टैटिक्स, फीडबैक के बारे में बात करेंगे, क्या होता है इसका अलग सीखेंगे। अलग ही कंट्रोल सिस्टम जैसे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ये हर जो प्लांट के बारे में बात कर लो, एनिमल, सब चीजों में सेम चीज रहती है। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी बात करेंगे। देन बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर आएगा, एक तो आएगा गैसीय साइकिल, एक आएगा सेडिमेंट्री साइकिल। गैसीय साइकिल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वह सेडिमेंट्री के अंदर फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये मेन फंक्शन है। जब आपको कभी यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है मेंस के लिए कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो आपको इन्हीं में से, जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से पॉइंट छाट के लिखने होंगे। पेपर का नंबर देख लीजिएगा, टोटल नंबर कितने, मतलब कितने वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का है, 250 वर्ड्स का है, 150 वर्ड्स का है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिख देंगे। इसके अलावा कुछ और एडिशनल टॉपिक है जो हम यहाँ पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। जैसे एक तो है माइक्रो कंज्यूमर, डिकम्पोजर वगैरह। तो डिकम्पोजर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर डिकम्पोजर वर्सेस डेट्रीवर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या उसके एलिमेंट होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रॉपिक ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिन कैसे होता है, एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो कंसंट्रेशन, ये चीजें यहाँ डिस्कशन होगी। देन बायोटिक इंटरेक्शन कैसे होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। फिर लास्ट में आएगा पॉन्ड इकोसिस्टम। ये एडिशनल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है, बट मैंने इसको यही इंक्लूड किया हुआ है। तो टोटल ये इस चैप्टर का आप ये मान लो पूरा जो जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक हैं, तो हो सकता है 2 या 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए। इन बारे में टोटल 10 या 11 चैप्टर है। तो एक चैप्टर में अगर 2 दिन भी अपन मानता है, अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लगते हैं, तो 10-11 चैप्टर को 20 से 25 दिन लगेंगे। और संडे को हमारी क्लास होगी, संडे को हमारा ऑफ रहता है। ठीक है, संडे को ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे। तो 6 दिन के हिसाब से काउंट करेंगे तो लगभग 25 या 24 से 25 मार्च तक आपका एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप नोटिस किया, मैं चीजें कम, कंटेंट कम ही कवर कर रहा हूँ, आराम से आपको समझ में भी आएगा, याद भी होता चलेगा। रही बात इसके साथ में कोई चलाने की, तो इसके साथ में पॉलिटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसके पहले नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जैसे मान चलो मैं आपके सामने इकोलॉजिकल पिरामिड बना रहा हूँ, ठीक है। ये प्लांट था, सबसे पहले हर्बीवोरस प्लांट, यहाँ पे प्लांट है हर्बीवोरस। इसके ऊपर मान लीजिए इसको खाने वाले कुछ मान लो गिलहरी मान लो, ठीक है, या कोई और बर्ड्स मान लो, उनको खाने वाले मान लो थोड़ा सा कोई वुल्फ वगैरह कुछ और मान लो, उनको खाने वाले टाइगर। तो इस प्लांट के पास जो भी अपनी एनर्जी होगी, वो कंप्लीट एनर्जी ऊपर नहीं भेजेगा, इसका कुछ परसेंट ऊपर जाएगा, और वो कितना आता है, केवल 10%। लिंडसन रूल है, लिनमैन ने एक रूल दिया था जिसने बोला था कि अगर कोई हम टॉपिक लेवल में जैसे जैसे ऊपर कर सकते हैं, तो अगर इस बंदे के पास 100% एनर्जी थी और सामने वाला बंदा इसको खा गया, तो उसको केवल 10% ही मिलेगी, मतलब 10% ही ट्रांसफर करेगा ऊपर तक, तो ऊपर 10% पहुंचेगा। अच्छा, ये आगे, ये जो हमारे गिलहरी वगैरह थी, इसके पास 10% एनर्जी है, ये ऊपर इसका ही 10% पहुंचाएगा, मतलब कितना पहुंचेगा, सिर्फ 1%। एंड फाइनली और टॉप पे इसका 10%, 0.1%। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं वापस एनर्जी घूम फिर के फिर दोबारा इसके पास आ रही, नहीं, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो जा चुका है। एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होती है। जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका पूरा एक कंप्लीट साइकिल में फ्लो होता है। कैसे होता है, जैसे वाटर देख लो, वाटर कैसे होता है, एक तो इवोपरेट होता है। और मैं वाटर के बारे में बात करूं, तो वाटर लैंड से तो इवोपरेट होगा, ऊपर जाके कंडेंस होगा एटमॉस्फेयर में, और वापस से परसिपिटेशन होगा, और वापस से अर्थ पे फॉल हो जाएगा। इस तरह से पूरा एक कंप्लीट साइकिल बन जाती है। लेकिन न्यूट्रिशन केस में नहीं होता, बट एनर्जी के केस में होता है। एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, और टोटल जो भी एनर्जी थी वो लेवल में जैसा वो ऊपर जाए, उसका केवल 10% ही ऊपर पहुंचता है। और ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी लिंडमैन ने, लिंडमैन रूल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लिंडमैन रूल है, इसको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी भी बोलते हैं। इसका लिंडमैन रूल बोल दो या इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये भी मैं एक पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। मैंने कोशिश करी है यहाँ फालतू चीजें ना लिखो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी है, ताकि आप जब इसको पढ़ो तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट था, एनर्जी केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकती। कैसा है भाई, सबसे ऊपर पहुंचे आप शेर थोड़े वापस जाकर पेड़ से बोले पेड़ एनर्जी ले ले तेरी वापस, या पेड़ तू मुझे खा ले,
ऐसा थोड़ी होगा। भाई अभी जो मैंने आपको पिरामिड बनाया, पिरामिड में प्लांट था, प्लांट के ऊपर गिलहरी थी, गिलहरी के ऊपर वुल्फ था, वुल्फ के ऊपर शेर था। अब शेर के पास जो एनर्जी है, शेर थोड़े वापस देने प्लांट के पास आएगा, या प्लांट थोड़े ना शेर को खा जाएगा। ठीक बात है ना? तो एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन फ्लो होती है, वेयर जो न्यूट्रिशन होता है वो पूरा एक साइकिल बनाते हैं। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको वाटर बताया कि किस तरह से इवोपरेट होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, फिर वापस समुद्र में पहुंच जाता है, समुद्र से फिर वापस इवोपरेट होगा, इस तरह से पूरा एक साइकिल बन जाती है। एनर्जी लेवल जैसे हम ऊपर जाते हैं डिक्रीज होता रहता है, 10% ही पहुंचती है। तो ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक लेनमैन रूल और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में हुई बात। जल्दी बताइए कमेंट के अंदर। देखिए अब इसके अंदर एनर्जी फ्लो के भी मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक तो यह हो सकता है फूड चेन, एक होता है फूड वेब, एक फाइनली क्या होगा इकोलॉजिकल पिरामिड, जो दिखाएगा मैंने आपको जैसा बना के दिखाया वैसे। तो पहले हम बात करें फूड चेन के बारे में। अब चेन कैसा है, चेन का मतलब चेन कैसे होता है, चेन कैसे बनती है, एक में ये ऐसे जोड़ते जाते हो आगे से, ये चेन होती है। चेन ऐसे तो बनती है, बिल्कुल ये चेन है। एक कड़ी से दूसरे कड़ी जोड़ते जाओ या कोई चेन बनती चली जाएगी। वेब वेब कैसे बनेगा, वेब थोड़ा जाला टाइप का, तो वेब ऐसे बनेगा, तो कैसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो 1 2 3, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, मतलब ये कुछ ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, कुछ भी रैंडम ऐसा आ सकता है। तो वेब का मतलब तो ये जाला टाइप से बनेगा। मतलब यहाँ कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन हो सकता है। मोटा चीज क्या है यहाँ पे, कि अगर कोई प्लांट है तो उसके खाने वाला गिलहरी, गिलहरी को खाने वाला वुल्फ, वुल्फ वुल्फ को खाने वाला लोयन। तो ये तो चेन बन रही है बिल्कुल एक डायरेक्शन में। लेकिन सर इस प्लांट को खाने वाला एक रैबिट भी तो है, खरगोश। हाँ सही बात है। इस खरगोश को खाने वाला सर एक डॉग भी तो है, बिल्कुल खा सकता है। सर इस डॉग को खाने वाला आपने लॉयन बोला था, इधर टाइगर भी तो है, बिल्कुल खा सकता है। अब एक दूसरी बात सोचो, ये प्लांट था, प्लांट को खाने वाला खरगोश, खरगोश को खाने वाला डॉग, डॉग को खाने वाला टाइगर, लेकिन इस खरगोश को खाने वाला वुल्फ भी तो है, वुल्फ भी तो खरगोश को खाएगा। ठीक है, और ये जो वुल्फ है ये इस डॉग को भी खा जाएगा। सिमिलरली ये वुल्फ को ये टाइगर भी खा सकता है। तो ऐसे एक जाला बन जाएगा जहां कोई भी किसी से लिंक कर लेगा। मतलब आपके पाथ पूरा करने के, किसी भी स्पीसीज को सरवाइव करने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। फूड चेन में तो केवल एक ही रास्ता है, लेकिन फूड वेब में एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। ये आपके सामने एक फूड चेन है। जैसे सबसे पहले प्लांट है, प्लांट को खाया कैटरपिलर ने, कैटरपिलर को खाया लिजार्ड ने, लिजार्ड को खाया स्नेक ने। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर होता है। वेरज जब हम एक्वेटिक में जाते हैं समुद्र वगैरह के अंदर, तो वहां पे पाइथोप्लैंक्टन, पाइथोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये एक तरह के प्लांट है समुद्र के। प्लांट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से कार्बन कैप्चर करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली पाइथोप्लैंक्टन भी सेम काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बन कैप्चर करता है एटमॉस्फेयर से और उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। तो ये सेम प्लांट वाला काम करता है, बट ये समुद्र के प्लांट है। ठीक, वो छोटे छोटे होते हैं। उनको खाते हैं जू प्लांक्टन, उनको खाते हैं फिश, फिश को खाते हैं पेलिकन, तो मतलब बतख वगैरह, डक वगैरह। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की एक चेन बन गई। लेकिन जब हम फूड वेब में जाएंगे, अच्छा मैंने आपको फूड वेब का कोई एग्जांपल नहीं बताया, एक सेकंड रुकिए। बेसिक डिफरेंस था फूड चेन और फूड वेब में, ये मैं इमेज यहाँ बोली क्लियर है। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, फर्स्ट थिंग आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस समझ में आ गया। फूड चेन एक रास्ते, फूड वेब एक से ज्यादा रास्ते सर्वाइव होने की, कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो चलिए फूड चेन को पढ़ते हैं अच्छे से। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब फूड चेन जो आइडिया था, चेन का आइडिया किसने दिया था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, चेन लॉक लगेगा, लॉक किसका बनेगा, एल्टन का। तो चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, ये बात तो ठीक है, फूड चेन का आइडिया चार्ल्स एल्टन ने। अब इस फूड चेन में जो सबसे वीकेस्ट लिंक होता है, जो आसानी से ब्रेक नहीं हो जाता, मैं बोलूँ जिसमें आप ये बोलो एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम होता है, तो वो होता है टर्शरी, या सबसे लास्ट जो टिप पे होता है। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं, तो इस फूड चेन को ब्रेक होने वाला सबसे वीकेस्ट लिंक कहां से आएगा, आपका आएगा स्नेक से। वीकेस्ट लिंक का ताल्लुक है किस बात से, वीकेस्ट लिंक का ताल्लुक स्ट्रेंथ से, नो क्या। तो वही है जो प्रशांत बोलने जा रहा है, बिल्कुल, कि जो ट्रॉपिकल साइकिल, जो ट्रॉपिकल चेन में सबसे टॉप मोस्ट होता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस बाकी के कंपैरिजन में कम होता है। रीजन क्या है मैं आपको यही बताता हूँ। सफिशिएंट क्वांटिटी में प्लांट है, तो कैटरपिलर को कोई दिक्कत होगी नहीं। सफिशिएंट क्वांटिटी में कैटरपिलर मौजूद होते हैं, तो लेजार्ड को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेजार्ड की क्वांटिटी ऊपर नीचे हुई तो स्नेक को दिक्कत हो जाएगी। सो इस तरह से एक फूड चेन के अंदर जो वीकेस्ट लिंक होता है, वो हमेशा जो सबसे लास्ट वाला होता है वही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कैटरपिलर कम हो तो लेजार ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, लेजार ऑटोमेटिकली कम होंगे तो स्नेक ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए और दिक्कत आ जाएगी एक चेन के अंदर। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब कि किसी भी फूड चेन का जो वीकेस्ट लिंक होता है वो सबसे टॉप पे होता है, टर्शरी कंज्यूमर होता है। पहला तो ये। चलिए अब यहाँ पे दो फूड चेन के बारे में बात करने वाला हूँ। एक है ग्रेजिंग फूड चेन,
चरने वाली, जो आप बेसिकली बोल सकते हो जानवर वगैरह में, प्लांट वगैरह में, या लैंड पे जो होती है, या एक्वेटिक सिस्टम के अंदर जो होती है। और एक है डेट्रियस फूड चेन। डेट्रियस का मतलब है डिकम्पोजिशन वाली। तो इन दोनों फूड चेन में बात करते हैं। ये तो डिकम्पोजिशन की है, सेप्टोट्रॉफ वगैरह जो फंगी, अर्थवर्म वगैरह स्टार्ट करते हैं वो वाली। और ये हम बात करेंगे जो प्लांट वगैरह में होती है। चलो, तो दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंस है वो जरा देख लेते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन ये स्टार्ट होती है ऑटोट्रॉफ से, ये स्टार्ट होती है डेट्रीवर्स से, डेट्रियस से। मतलब क्या, ऑटोट्रॉफ का मतलब लिविंग प्लांट बायोमास। जैसे देख लो, यहाँ किससे चालू हुआ है, प्लांट से। यहाँ किससे चालू हुआ, पाइथोप्लैंक्टन से। ये समुद्र के प्लांट है। वेयर ये किससे चालू हो रहा है, डेट्रियस। डेट्रियस किससे स्टार्ट होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर। लेटर क्या होता है, जैसा कि पत्ते आ गया, फूल आ गया, कोई भी ऐसी चीज, या डेड एनिमल जो कोई मर गए जानवर उसका पड़ा हुआ, तो वहां से चालू होती है। उसको ये लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, लिटर या कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर। उसको खाएंगे अर्थवर्म। अर्थवर्म्स को खाएगा कोई चिकन, ठीक है, और चिकन को मतलब खाएगा कोई हॉक। तो इस तरह से पूरी एक चेन बनती है, ये डेट्रीवर्स चेन। ये चेन ज्यादातर कहाँ पे होगी, ज्यादातर सर ये हमेशा ही कहाँ होती है, ये तो हमेशा लैंड पे होगी। ये भाई ये थोड़ा ना बैठ के कोई समुद्र के अंदर जाके चेन बनेगी, तो हमेशा लैंड पे बनेगी। लेकिन ये वाली जो चेन है, ये लैंड पे भी हो सकती है और ये एक्वेटिक सिस्टम के अंदर भी हो सकती है। तो दो डिफरेंस ये, पहला डिफरेंस क्या था कि ये स्टार्ट होती है ऑटोट्रॉफ से, मतलब प्लांट वगैरह से जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। ये स्टार्ट होता है डेट्रियस से। डेट्रियस का मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब उसके अंदर फूल पत्तियां वगैरह जो झड़ के पेड़ से गिर के नीचे पड़े रहते हैं उनसे, या कोई जानवर मर गया है उससे। और इस तरह से चेन कंप्लीट होती है। तीसरा, ये कहाँ होता है, लैंड एक्वेटिक के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ लैंड में होता है। स्टार्टिंग के तीन डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिए, तीन आपको याद हो गए होंगे। ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होगा, डेट्रियस से स्टार्ट होगा। ये फूड चेन जो है, कौन सी फूड चेन, ये ग्रेजिंग फूड चेन, ये लैंड और एक्वेटिक दोनों जगह हो सकती है। वेयर जो डेट्रियस है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, लैंड पे। तीसरा, इसके अंदर जो एनर्जी वो कहां से आती है, फोटोसिंथेसिस। देख लो, प्लांट एनर्जी कहां से कंज्यूम करेगा भाई, प्लांट को एनर्जी कहां से मिलती है, फोटोसिंथेसिस, सन से। सन से अपनी एनर्जी बनाता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज करने के बाद जो नेट बचती है, नेट प्रोडक्टिविटी, वही तो इसकी एनर्जी होती है। तो इसके बाद जो एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस या सन से मिलती है। वेयर एज इसके अंदर जो एनर्जी कहां से मिलेगी, यहाँ कोई फोटोसिंथेसिस का रोल नहीं है। यह एनर्जी मिलेगी इस लिटर से। लिटर का मतलब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर अपने अंदर जो एनर्जी कंटेन करके बैठा हुआ पहले से, तो मरा तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसके पास होगी, तो ये एनर्जी उससे आएगी। तो यहाँ ये एनर्जी डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर जो भी एनर्जी छुपी होती है उसी एनर्जी को ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर एनर्जी सन से मिलता है, वेरस जो डेट्रीवर्स फूड चेन है उसके अंदर एनर्जी सन से नहीं मिलती। वो खुद ब खुद जो एनर्जी उनके पास पहले से मौजूद होती है उसी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ एनर्जी कम फ्लो होती है। हाँ, एनर्जी क्योंकि आपने पता ही है कि 10% ही आगे पहुंच रही है। ऊपर से प्लांट से जो एनर्जी है वो इतना ज्यादा नहीं कि एक पेड़ के अंदर ही सन की सारी एनर्जी है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर एनर्जी छुपी होती है, जिसको ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस या डेट्रीवर्स प्रोसेस उसको क्या करते हैं, रिट्राइव कर देते हैं, और वो करके पूरे सिस्टम में चले जाते हैं आगे। भाई मान के चलो, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको इसका सेंस क्या है कि एक कोई जानवर मर गया, ठीक है, उसको खाने के लिए बहुत सारे अर्थवर्म्स आ गए, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज आ गई तो उनके हजारों या सैकड़ों की तादाद में आ गई। तो हजारों या मतलब लाखों की तादाद में आ गए, उसको खा के चले गए। चलो कोई बड़ा जानवर मान लो, हाथी मान लो, ठीक है। फिर वहां से वो एनर्जी जाएगी कई हजारों चिकन्स में, और फिर कई हजारों हॉक्स में। तो जो टोटल क्वांटिटी है एनर्जी की वो यहाँ बहुत ज्यादा हो सकती है कंपेयर टू दी ग्रेजिंग फूड चेन। ये है इस पॉइंट का मतलब। नेक्स्ट, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को बाइंड करता है किसके अंदर, इसके अंदर। वेरस यहाँ पे रिलीज होता है। इसको समझाता है इनऑर्गेनिक क्या होता है। देखो, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, और ये ज्यादातर कोई लिविंग चीजों के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड वगैरह वगैरह। तो ये तो होता है ऑर्गेनिक। हम यहाँ बात करें इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है, एटम और मॉलिक्यूल दैट कंटेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। मोस्टली क्या हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गैसेज भी हो सकती है। इसके अलावा मैग्नीज सल्फेट, फेरिक नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, इस तरह के, तो ये और प्लस वाटर भी। तो ये सब है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, हमारी ग्रेजिंग फूड चेन वाली, इसके अंदर ये इन न्यूट्रिशन को बाइंड कर देते हैं। अब बाइंड कैसे करते हैं कि प्लांट से खाया किसने, कैटरपिलर ने। तो यहाँ जो भी प्लांट के पास न्यूट्रिशन मौजूद होंगे वो कैटरपिलर के अंदर चले गए, वहां जाके इकट्ठे हो गए। इनको खा गए लिजर्ड, ये वहां जाके इकट्ठे हो गए। इनको खा गए, ये वहां जाके। बट यहाँ क्या होता है, इसके अंदर जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से मौजूद थे, जो छुपे बैठे थे, या जो पूरे पैक होकर बैठे थे, इन अर्थवर्म ने इसको डेट्रीवर्स मतलब इसका डीकंपोजिशन करके उन सबको ओपन कर दिया। तो यहाँ उल्टी चीज होती है, इट रिलीजेस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन बाउंड इन दी ऑर्गेनिक मैटर। और फिर वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन
अवेलेबल है अदर प्रोसेस के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जनरली हम लोग ध्यान देते नहीं है इस पॉइंट को, बट ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट न्यूट्रिशन को बाइंड किया जाता है और जो हमारे डेट्रीवर्स फूड चेन है वहां पे उनको रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ एनर्जी सिस्टम में ऐड होती है, बिल्कुल सन से प्लांट में एनर्जी आनी है तो ऐड ही हो रही है सिस्टम के अंदर। यहाँ कोई एनर्जी ऐड नहीं होती, एनर्जी जो पहले से इन लिटर के पास, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के पास पहले से मौजूद है, वही एनर्जी ये रिट्राइव कर रहे हैं, वापस से ले रहे हैं, कोई नई एनर्जी नहीं बना रहे। तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी इज रिट्राइव फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिस्टम। नेक्स्ट, अच्छा इन दोनों में लिंक क्या है कि ये जो है ग्रेजिंग फूड चेन, ये डीएफसी को कैसे सपोर्ट करती है। आप जानते हो जो डीएफसी होता है, ये वाला डेटिव फूड चेन, ये स्टार्ट किससे होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मतलब पत्ते वगैरह, ये कहां से मिलेंगे, ये तो सर यही देंगे, यही तो दे रहा है आपको, प्लांट वगैरह इन्हीं के तो है। तो इनके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन देगा, अगर बात करेंगे तो वो हमें देगा ग्रेजिंग फूड चेन। तो वही बोला है, इट सपोर्टेड डीएफसी बाय प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दूसरा ये कैसे सपोर्ट करेगा जीएफसी को, ग्रेजिंग को, इट सपोर्टेड जीएफसी बाय प्रोवाइडिंग सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। देखो कैसे करेगा कि यहां लिटर को जब डिकम्पोजिशन होगा तो यहां से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। मतलब मैं बोलूंगा कि आपके जो एनवायरमेंट के लिए अवेलेबल होंगे, उन हो सकता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस को प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, कैटरपिलर एब्जॉर्ब कर ले, और इसके थ्रू वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इस साइकिल में आगे पहुंच जाएंगे और वहां जाके वो इकट्ठे हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो इस सिस्टम के लिए जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की जरूरत है वो यहां से यहां पहुंचेगा और फिर जाके पूरी चेन के अंदर बाइंड हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा था कि भाई तुमको जो ऑर्गेनिक मैटर चाहिए वो तुमको यहीं से मिलेगा, प्लांट वगैरह हो गए, क्योंकि पत्ती होगी, या ये सांप जब मर जाएगा, या ये जब लिजार्ड जब मर जाएंगे तो उनके मरने के बाद उन्हीं की जो बॉडी है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर का काम करेगा। तो इस तरह से आप इन दोनों को आराम से इजिली लिंक कर सकते हैं। दूसरा, ये वाली जो चेन होती है फूड चेन, बहुत बड़ी होती है, आपको देख ही लिया कि जो प्लांट वगैरह है उनको खाने वाले कई सारे होता है, तो बहुत लंबी तक जा सकती है। बट ये जो डेक्टिवर्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। लिटर लिटर को खाने वाला अर्थवॉर्म उनको खाने वाले एक या छोड़ दो चीज होती है बस, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। तो टोटल मिला के ये 7 डिफरेंस है, बट 7 नहीं बोलेंगे इनको, 5 6 7 8 9, तो टोटल मिला के 9 डिफरेंस है। बोलिए 9 के 9 कंप्लीट है, किसी में कोई डाउट आपको? ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। और वो लिखा है नोट के दोनों के अंदर लिंक क्या है कि इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर द डेक्टिवर्स फूड चेन, वही ऑर्गेनिक मैटर, इज द वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं फूड वेब के बारे में। तो फूड चेन के बारे में क्या कहानी है कि फूड चेन ट्रेसेस ओनली वन पाथवे ऑफ द फूड, केवल एक ही रास्ता ढूंढता है। लेकिन फूड वेब एक नहीं, एक से ज्यादा, और जितने भी पॉसिबल ट्रांसफर है वो देखते हैं। ये दोनों ही, चाहे वो फूड चेन हो चाहे वो फूड वेब, वो किस में रिलेशन बता रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, किस में रिलेशन बता रहा है। तो ये रिलेशन बता रहा है एक कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज, बहुत सारे क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन विद इन स्पीसीज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई सारे पॉइंट थे, तो आपको उसमें क्या बताना है कि फर्स्ट थिंग ये देखो, अदर ध्यान से, ये है क्या सर, ये तो अलग स्पीसीज, सब अलग अलग स्पीसीज है। तो जब डिफरेंट स्पीसीज एक साथ मिलकर रहती हैं तो उनको, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर कम्युनिटी। ये आपने फर्स्ट क्लास में बताया है, कम्युनिटी, इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है भाई साहब, ये डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिलेशन बता रहा है एक कम्युनिटी के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फूड चेन या फूड वेब क्या है, तो आप ये लिखेंगे, इट इज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी। इट इज ए फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी, ये है। और फूड वेब के लिए मैं बताई देगी आपको खाने के, या मैं बोलूं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं ईगल। ठीक है, आगे ईगल, अब इस ईगल को खाना चाहिए तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा भाई साहब, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये यहाँ भी खा सकता है। ठीक है, और अब ये वुल्फ, वुल्फ के पास कितने ऑप्शन है, वुल्फ के पास एक ऑप्शन तो ये रहा, इस वुल्फ के बाद दूसरा ऑप्शन ये रहा। ठीक है, इस, और उसके बाद, मतलब इस तरह आप देखो पूरी चेन एक टिपिकल चेन बन रही है, एक से ज्यादा और कई तरह के ऑप्शन इनको नजर आ रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, सर्वाइवल के लिए। और जितने ज्यादा रास्ते होते हैं उतने उनकी सर्वाइवलिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जितने ज्यादा पाथ हैं, जितने ज्यादा चेन है, जितने ज्यादा रास्ते हैं, उनकी सर्वाइवल के, उनकी स्टेबिलिटी के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट ए गिवन, नोट क्या है, ए गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल इन दिस सेम कम्युनिटी इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ये सिंपल सा है कि अगर यहाँ प्लांट था, प्लांट को खाने वाले मान लेते बकरी थी, ठीक है, मतलब सिंपल सा, बकरी को खाने वाले मानता को शेर खा रहा है, तो शेर को शेर भी तो खा सकता है लास्ट में, शेर को भूख लगी, कुछ नहीं बोला, शेर को मार के खा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि अगर लॉइन यहाँ आ रहा है तो वो नीचे नहीं आ सकता, वो नीचे भी आ सकता है। तो वही वो चीजें लिखी हुई है, एक गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल इन द सेम कम्युनिटी इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। लॉइन इट्स लॉइन, ये मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है। तो ये हुआ फूड वेब की कहानी खत्म। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी चार्ल्स इल्टन का ही कंसेप्ट है, वही चेन वाले,
वही पिरामिड भी उन्होंने दिया है, इसलिए इनका एक दूसरा नाम भी है इल्टनियन पिरामिड, इल्टन के ऊपर बेस इल्टनियन पिरामिड। अब क्या होता है पिरामिड, पिरामिड में यही बताता है कि इस तरह से देखो एक लेवल बनेगा, यहाँ इसके ऊपर कौन, इसके ऊपर कौन, इसके, तो ये तीन तरह से मैं एक करके समझाता हूँ। पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये नंबर के बारे में बात करेगा, जैसे मैं समझाता हूँ कैसे। अज्यूम करते हैं ये है हमारा कोई पिरामिड, इस पिरामिड में यहाँ प्लांट ले लेते हैं, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इनको खाने वाले, अब ये नंबर पे बात करेगा कि कितने नंबर है। तो एक थोड़ा सा दोबारा पिरामिड बनाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं पॉन्ड में, मतलब तालाब वगैरह के अंदर, यहाँ बहुत सारे पाइथोप्लैंक्टन है, पाइथोप्लैंक्टन छोटे मोटे बहुत सारे अनगिनत करोड़ों में पाइथोप्लैंक्टन, इनको खाने वाले हजारों में है जू प्लैंक्टन, ठीक है, जू प्लैंक्टन इनको खाने वाले बहुत कम है, जू प्लैंक्टन, इनको खाने वाली फिशेज बहुत कम है और भी कम हो गई, और इनको खाने वाली शार्क और भी कम है। तो अगर यहां आप देखोगे तो इस तरह से हमारा नंबर डिक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ। सबसे पहले पाइथोप्लैंक्टन, कौन कौन है ना, स्क्रीन फ्रोज हो गई, ओके। तो पिरामिड के बारे में बात करें तो पिरामिड में क्या है, जैसा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए पिरामिड बना हुआ है, ये हमारा लैंड पे है और ये हमारा कहां पर है, पॉन्ड के अंदर है। दोनों के अंदर देखो ये छोटे मोटे कोई प्लांट है, इन प्लांट को खाने वाले ये ग्रास चॉपर है, इन ग्रास चॉपर को खाने वाले ये रेट है, रेट को खाने वाले स्नेक है, स्नेक को खाने वाले हॉक है। तो अब यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ एक सिंपल सी चीज है कि सर प्लांट तो बहुत सारे थे आपके पास स्टार्टिंग में, ठीक है, इनको खाने वाले ग्रास चॉपर जो है वो थोड़े से कम हुए, इनको खाने वाले रेट भी थोड़े से कम हुए, स्नेक भी कम हुए, कम होता जा रहा है। तो ये नंबर हम काउंट कर रहे हैं, टोटल नंबर कितने, तो अगर टोटल नंबर काउंट करेंगे, एक सेकंड बिल्कुल कर रहा हूँ, कोई माइक ऑन करके बैठा हुआ है, ये सब म्यूट है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं है, पिरामिड के अंदर के नंबर के बारे में बात करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ 100 थे, 100 से 20 हुए, 20 से 10 हुए, 10 से 2 हुए, 2 से 1 हो गए, ऐसे। सिमिलरली पॉइंट में आओगे तो पॉइंट में ये मान लीजिए आपके कोई पाइथोप्लैंक्टन है, ठीक है, इनको खाने वाले ये फिशेज है, फिशेज को खाने वाले शार्क है, शार्क को खाने वाले तो कोई हॉक वगैरह मान लो, और या कुछ और मान लीजिए आप। तो यार जो टोटल नंबर है वो डिक्रीज होता हो जाता है, तो इसलिए ये हमेशा अपराइट बनते हैं, इसको बोलते हैं अपराइट। ऐसा ये पिरामिड तो ऐसे ही होता है, तो अपराइट पिरामिड है, लेकिन ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब अब ये बेस पे जो प्रोड्यूसर है वो तो रह जाएगा सबसे कम और ऊपर बढ़ते हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा, ये आप ध्यान से देखो, ये एक प्लांट है, प्लांट को खाने वाले के आगे कोई बर्ड्स वगैरह आगे हर्बीवोरस, इनको खाने वाले कोई पैरासाइट हो गए, और इन पैरासाइट को खाने वाले भी हाइपर पैरासाइट। तो अगर आप पैरासाइट का केस देखोगे तो पैरासाइट के केस में ये उल्टा हो जाता है, मतलब नंबर बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते, नंबर बढ़ जाते हैं ऊपर जाने के बाद। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिरामिड ऑफ नंबर नॉर्मली तो अपराइट ही होता है, नो दिक्कत, जैसा है वैसा ही रहता है, चाहे वो पॉन्ड हो चाहे फॉरेस्ट हो, लेकिन एक केस के अंदर ये उल्टा हो जाता है। वो केस कौन सा है, पैरासिटिज्म, लिखा होगा हमने, पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म के अंदर ये पिरामिड उल्टा हो जाता है। वेयर एज एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। ये एक फॉरेस्ट का एग्जांपल है। सबसे पहले ट्री है, ट्री मान लीजिए कोई दो पेड़ है, इनको खाने वाले खूब सारे बर्ड, डियर, एलिफेंट है, ये भी बहुत सारे हैं। तो देखो प्रोड्यूसर के ऊपर भी हर्बीवोरस बढ़ा दिए मैंने। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, पता है आपको कि पेड़ के ऊपर हजारों की तादाद में बर्ड्स हो सकती है। तो मैंने वाला पेड़ एक है, इसके ऊपर बर्ड्स है 100, तो नंबर तो बढ़ गया, तो ये कम था बढ़ गया। फिर इन बर्ड्स को खाने वाले वुल्फ वगैरह कुछ वो और कम हो गए, टॉप में अंदर टाइगर और कम हो गए। तो पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, इसका मतलब कोई ऑर्डर ही नहीं बना। तो ये भी पॉसिबल है कि पिरामिड ऑफ नंबर ना तो अपराइट हो ना इन्वर्टेड हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा ही अपराइट मिलेगा आपको, इन्वर्टेड भी हो सकता है, पैरासाइट का केस, और शायद इन्वर्टेड भी ना हो, शायद अपराइट भी ना हो। किसका केस, ये है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का केस। तो ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर ना तो ये अपराइट होगा, मतलब एक केस बन सकता है। तो ऐसा अगर लिखा हुआ जाए कभी कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज अपराइट, गलत बात है। पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज इन्वर्टेड, गलत बात है। कुछ भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है दोनों ही ना हो, ये वाला केस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में बात करता है। पिरामिड का नंबर लेते हैं हम सिर्फ, अपराइट भी हो सकता है और कंप्लीटली इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट होगा पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर, इन्वर्टेड होगा और पैरासिटिज्म के अंदर। पॉन्ड ले लीजिए चाहे लैंड बेस्ड सिस्टम ले लीजिए, इट मे बी नाइदर अपराइट नॉर इन्वर्टेड इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये रहा आपके सामने एग्जांपल। इंपॉर्टेंट चीज ये कि जितने भी पिरामिड होते हैं इनका जो बेस होता है, बेस, ये बेस हमेशा कौन ऑक्यूपाई करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बेसिकली प्लांट्स। तो इनके बेस में देखो, उठा के देखो, यहाँ भी प्लांट है, यहाँ भी प्लांट है। प्लांट का मतलब पाइथोप्लैंक्टन, पाइथोप्लैंक्टन ओशन के एक्वाटिक सिस्टम के प्लांट होता है। ये भी प्लांट है,
वापस से ये भी प्लांट है। तो हमेशा इनका जो बेस होता है उसके अंदर ऑटोट्रॉप्स ही होंगे और कुछ नहीं होगा। पिरामिड ऑफ नंबर हो गया खत्म। डन डना रन कर दो कमेंट के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अब जब हम बायोमास के बारे में बात कर रहे हैं, अब सुनो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सुनिए एग्जांपल। एक जंगल है, जंगल के अंदर 100 पेड़ है, उनको खाने वाले मान लेते हैं कोई 1000 की तादाद के अंदर या कुछ कम मान लो तादाद के अंदर बकरियां हैं। बकरियां के पेड़ जो प्लांट्स को खा रही है ना, हर्बीवोरस को खाने वाले, हर्बीवोरस। बकरी को खाने वाले वुल्फ है, वुल्फ को खाने वाले शेर है। ये नंबर काउंट करेंगे तो नंबर आप देखोगे कि आप बढ़ा भी सकते हो, घटा, वो नंबर आपकी चॉइस है। लेकिन जब हम बायोमास के बारे में बात करते हैं तो यार नंबर वंबर से मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में नंबर बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। नंबर काउंट करना डिफिकल्ट टास्क है, उसकी जगह हम बायोमास काउंट करते हैं। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास, मास से पता चला मास, मास का मतलब वेट। तो यहां बात करेगी वेट के बारे में। टोटल वेट काउंट करेंगे। और टोटल वेट कौन सा वेट? ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब पानी हटा के, मतलब कोई भी अगर बकरी है तो उसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब जब खत्म हो जाएंगे तो उसका जो ड्राई वेट निकल जाएगा, उसको बायोमास कहते हैं। साइंटिफिक मेथड होता है इनको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ सिर्फ अब मास काउंट होगा। तो मैं आपके सामने एक पिरामिड बना रहा हूँ, देखिए बड़ा पिरामिड है। ठीक है, ये अज्यूम करते हैं ये था एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहाँ है जू प्लांक्टॉन्स। ठीक है, जू प्लांक्टॉन्स छोटे छोटे से पिद्दू पुद्दू से जू प्लांक्टॉन्स, ये पाइथोप्लांक्टॉन्स। ठीक है, इनको खाने वाले जू प्लांक्टॉन्स, इनको खाने वाली फिशेस, फिशेस को खाने वाले शार्क। ये नंबर हमने काउंट करा कि सर नंबर तो इनका डिक्रीज हो रहा है। नंबर में तो ठीक है कि सबसे ज्यादा होंगे पाइथोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर फिश, फिर शार्क। लेकिन जब हम वेट के बारे में बात करेंगे तो कहानी कुछ उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्यों होगी? क्योंकि इन पाइथोप्लैंक्टन का वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। नंबर इनका बहुत ज्यादा होता है, बट इनका किसी भी टाइम पर जो वेट है वो बहुत कम होता है। टोटल ड्राई वेट बहुत कम होता है। रीजन क्या है? रीजन है इनका ओरिजिनेशन और एक्सटेंशन रेट, पैदा होने की और मरने की रेट बहुत ज्यादा होती है। बहुत जल्दी पैदा होते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना पैदा होते हैं उससे कई ज्यादा लोग इनकी डेथ भी हो जाती है। मतलब एक बैलेंस बना रहता है उस चीज में। तो इसका एक ज्यादा आपको डीप में नहीं आना, सीधा से इतना ध्यान रखो कि इनका वेट अगर काउंट करेंगे तो उतना वेट नहीं आएगा। सिमिलरली जू प्लांक्टन का अगर भले ही कम थे, लेकिन इनका वेट इनसे तो ज्यादा आएगा पाइथोप्लैंक्टन से। अच्छा, फिशेज है, फिशेज भले ही क्वांटिटी में कम है, लेकिन इनका वेट इन जू प्लांक्टन से ज्यादा होगा। लास्ट में शार्क है, ब्लू व्हेल। वेल भले ही फिशेस से कम है, फिशेस भले ही 100 थी, वेल भले ही एक थी, बट एक वेल का वेट उन 100 फिशेस से ज्यादा है। तो अगर अब मैं पिरामिड बनाऊंगा तो ये पिरामिड ऐसा बन जाएगा, उल्टा, इन्वर्टेड पिरामिड। समझ में आ गया? तो बायोमास के केस में किसके अंदर? पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड की बात की मैंने अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम था। तो पॉन्ड के अंदर उल्टा पिरामिड होता है। बस एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पढ़ा देता हूं अभी मैं आपको। बायोमास में क्या होता है? यहाँ इंडिविजुअल की जगह हम क्या काउंट करते हैं? इंडिविजुअल टोटल ड्राई वेट काउंट, वेट करते हैं। ड्राई वेट काउंट, ड्राई वेट का मतलब वाटर हटा के। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में तो नॉर्मल अपराइट ही रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन पॉन्ड और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ये इन्वर्टेड हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको बता दिया कि जो पाइथोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी ओरिजिनेशन रेट और उनकी एक्सटेंशन रेट, पैदा होना और मरने की रेट बहुत तेज होती है। तो जल्दी से पैदा होता है, जल्दी मर जाता है। तो किसी इंस्टेंट पे बहुत ज्यादा होते नहीं है। जैसा कि मान चलो 100 थे, तो 50 पैदा हुए, तो 100 में से 50 मर भी तो गए, तो वापस से उतने ही 100 के 100 रह जाएंगे। तो इनकी जो टोटल रेट है, ऐसा नहीं कि 100 के इन्होंने कभी 1000, 2000, 10,000 कर ही नहीं पाएंगे। तो अपराइट होता है किसके केस में? हमारे जो फॉरेस्ट है इसमें प्लांट है, प्लांट का टोटल वेट 1000 है। चलिए बकरी वगैरह आ गई, इनका वेट 100 आ गया। शेर का वेट आ गया, ये सॉरी नहीं, वुल्फ का वेट आ गया 10 किलो, और शेर का वेट आ गया 1 किलो। तो ये टोटल ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ बात करोगे तो यहाँ ये चीज उल्टी हो जाएगी। प्रोड्यूसर जो है उनका वेट कम होता है, फिशेस का वेट ज्यादा होता है, और शार्क का वेट तो और भी ज्यादा होगा। तो ये लिख भी लिखा है मैंने, क्यों, उसका रीजन, मोस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम विल हैव इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास ड्यू टू, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हाई टर्नओवर रेट ऑफ द पाइथोप्लैंक्टन। हाई टर्नओवर रेट का मतलब क्या है? ओरिजिनेशन रेट एंड एक्सटेंशन रेट। जितना पैदा होंगे उतना मर जाएंगे उतनी तेजी से। दैट इज शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, इसलिए देयरफॉर टोटल बायोमास एट एनी गिवन टाइम इज लेस देन द बायोमास ऑफ द हर्बीवोरस सपोर्टेड बाय देम। तो इनका जो बायोमास है वो हमेशा कम ही रहेगा कंपेयर टू द हर्बीवोरस। बोलो, रखना बस कि पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड के अंदर उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। और रीजन क्या है? हाई टर्नओवर रेट ऑफ द पाइथोप्लैंक्टन। बाकी फॉरेस्ट के अंदर तो नॉर्मल अपराइट ही रहता है जैसे था वैसे ही। बायोमास के अंदर टोटल ड्राई वेट काउंट करते हैं, वाटर हटाने के बाद जो वेट बचता है वो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी लास्ट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इस पिरामिड के अंदर ही तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी मैं आपको पहले बता चुका हूं। किसका रूल बता? लिंडमैन रूल। क्या बोला था लिंडमैन भाई साहब ने?
सर लिंडमैन ने ये बोला था कि इस प्रोड्यूसर के पास, इन ग्रासेस के पास जितनी एनर्जी है ये केवल 10% ही ऊपर पहुंचाएंगे। यही हो 10% पहुंचाया, 1000 कैलोरी थी, ये केवल 100 कैलोरी पहुंचाया इन्होंने। एक सेकेंड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में क्या बोलता है आपसे, लिंडमैन ने क्या बोला था, किसने बोला था, लिंडमैन। तो लिंडमैन भाई लिख देता हूं मैं नाम भाई साहब का, लिंडमैन्स एफिशिएंसी। उन्होंने रूल भी दिया था, क्या था रूल, कि टोटल जो एनर्जी है उसका 10%, 10%, 10%, ये बातें पढ़ चुके। और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, रिवर्स डायरेक्शन होता नहीं, बस हो गया खत्म। तो पिरामिड हमेशा कैसे होगा, अपराइट होगा ऑलवेज, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। दूसरा, एनर्जी का फ्लो केवल एक डायरेक्शन में होता है, विद न्यूट्रिशन जो है वो साइक्लिक होता है, ये बता दिया मैंने आपको पहला वाटर वाला एग्जांपल, इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन आता है कि ये क्यों हमेशा 10% ही पहुंच रहा है। इसका दो रीजन है, एक तो जो ट्रांसफर करने में जो एनर्जी जा रही है वो तो जा ही नहीं, खत्म हो रही है। प्लस ये जो प्लांट है, जो भी चीज है, वो खुद के लिए भी तो मेटाबॉलिज्म में जो एनर्जी यूज कर रहा है, रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी यूज कर रहा है, वो भी तो आप मैनेज करोगे। तो इसलिए आगे पूरी एनर्जी पहुंचती नहीं है। मतलब जितनी भी एनर्जी इसके पास आई, वो इसमें से जैसे जो सन से एनर्जी लेंगे, आपको नेट प्रोडक्टिविटी याद करो, ग्रॉस, सन से जो एनर्जी मिलेगी उसमें से कुछ ये रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेगा, ठीक है, और रिमेनिंग एनर्जी अवेलेबल होगी। तो इस तरह से जो टोटल एनर्जी है उसका लॉस हो जाएगा रेस्पिरेशन में या मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके अलावा ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हेन इट मूव फ्रॉम लोअर टू द हायर ट्रॉपिकल लेवल। इसलिए केवल 10% ही पहुंचे। और ये लिंडमैन ने इसका पूरा बकायदा, इसका पूरे डेरिवेशन करके, पूरा इसके ऊपर जो रिसर्च करके फाइनली अपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया, तो उसमें ये बात उन्होंने एज अ प्रूफ बताई। उसी को हम लोग मानते हैं, ज्यादा में इसमें पढ़ते नहीं। ठीक है, यहाँ तो हो गया। तो ये हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड खत्म। लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड की एक लिमिटेशन है, एक प्रॉब्लम है, एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ कहीं भी सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स कौन से, वही डेट्रीवोरस, डिकम्पोजर, फंगी, फंजाई, बैक्टीरिया, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया। यहाँ आपने ठीक है प्लांट कर दिया, आपने जू फाइटोप्लैंक्टन कर दिया, लेकिन कहीं भी सेप्टोट्रॉप्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से ये इकोलॉजिकल पिरामिड पूरी तरह से वैलिड, मतलब पूरी तरह से इनका यूज नहीं किया जाता। इनके फिर हम आगे और भी चीजें पढ़ते हैं। तो ये इनका लिमिटेशन है ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड की, जो सेप्टोट्रॉप्स होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। देन कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी हो गया, रिसालियंस हो गया, स्टेबिलिटी होगी, ये इंक्रीज होगा पॉजिटिवली विद इंक्रीज इन द फीडिंग इंटरेक्शन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर फूड चेन बढ़ जाएंगी या फूड वेब बढ़ जाएंगे, तो जितने ज्यादा फूड चेन, जितने ज्यादा फूड वेब, उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सिंपल है, प्रोडक्टिविटी भी, रिसालियंस भी। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, वहां आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर तरह के पेड़ आपको मिलेंगे। तो पेड़ है तो उनकी लिटर वगैरह भी बहुत आसानी से मिलेगी, पत्ते वगैरह झड़ के। तो वहां पे ये जो डेट्रियस फूड चेन होती है, ये ज्यादातर वहां पाई जाती है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि डेट्रियस फूड चेन आपको कहाँ मिलेंगी, तो इनके मतलब जितने भी वायुम्स है, उन वायुम्स के अंदर ज्यादातर डेट्रियस फूड चेन हमको कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। और भी जगह होती है बट मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। A given species of plant can always be at the first tropical level. प्लांट हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में आएगा, बिकॉज प्लांट क्या होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स है तो ये मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, तभी किसी दूसरे को देंगे। तो इनको हमेशा पहले से स्टार्ट करना है। मतलब सोच के देखो, अगर पहले से स्टार्ट नहीं करते तो पिक्चर ही थोड़ी गलत हो जाएगी। ये तो नेटवर्क का हमारा कंसेप्ट हो जाएगा, वही नेटवर्क में कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए, तब जाके कोई सिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो होती है। तो अगर प्लांट ही नहीं होगा जो खुद खाना बना रहा है, तो बाकी सब तो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है। तो वहां से कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट हमेशा उससे करो जो अपना खाना खुद बना रहा है, जो खुद इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, एक कंज्यूमर कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिकल लेवल लॉ इन इट्स लॉइन। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। अब बात करेंगे माइक्रो कंज्यूमर का। माइक्रो कंज्यूमर डिकम्पोजर होता है, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करना है। और इनका इस्तेमाल किया जाता है बायो रिमेडिएशन के लिए। अब बायो रिमेडिएशन क्या प्रोसेस है, इसको समझाता हूँ। बायो रिमेडिएशन इज ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजा वगैरह, ठीक है, लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, इन द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन। कहीं पर समुद्र के अंदर मान चलिए, कई बार हम सुना ऑयल स्पिल की घटना होती है कि पानी का कोई जहाज है वो पलट गया, तो पूरे समुद्र में ऑयल हो जाता है, उससे जितनी फिशेज होती है, जो कि बायोटा होता है, वो मर जाता है उस जगह का। तो उसको दूर करने के लिए फिर किसका इस्तेमाल करते हैं, बायो रिमेडिएशन प्रोसेस का। बैक्टीरिया, फंजाई, ये क्या करते हैं, इस ऑयल को खा जाते हैं, क्योंकि इनका काम तो डिकम्पोजिशन का है। ये तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा उसको निपटा देंगे। तो ये एक ब्रांच है बायो रिमेडिएशन, जो इस तरह की जो कभी भी प्रॉब्लम आती है उससे डील करने का काम करता है। और यहाँ कौन काम आता है, यहाँ ये माइक्रो कंज्यूमर्स काम आते हैं। माइक्रो कंज्यूमर छोटी छोटी चीजों को खाने वाले, ठीक है। इनमें मोस्टली क्या है, डिकम्पोजर और डेट्रीवर्स। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि इन दो चीजों, बार बार मैं नाम दे रहा हूं, डिकम्पोजर और डेट्रीवर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है। देखिए, डिकम्पोजर का काम होता है किसी भी ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करना इनऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। जैसे कोई लिटर वगैरह हो गया, उसमें से उसको इनऑर्गेनिक
जैसे कोई गैसेज में या कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये काम होता है किसका? डिकम्पोजर। अच्छा, डिकम्पोजर का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं कीमोस्टेसिस, कीमोसिंथेसिस। डिकम्पोजर का काम क्या है? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक, मतलब मैं आपको इसको एक इस तरह बना दूं, कहाँ लिखे, यही बनाते हैं, छोटा सा मैं आपको लिख बता देता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक को कन्वर्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक में, तो ये काम किसका है? ये काम है डिकम्पोजिशन, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, उल्टा का मतलब इनऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गेनिक में, तो ये काम है कीमोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का नाम है कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये आप दिमाग में रख लें, ये भी एक क्वेश्चन है, हालांकि मैंने बाद में इसको ऐड कर ही दिया है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में डिकम्पोजिशन, इनऑर्गेनिक को वापस ऑर्गेनिक में कीमोसिंथेसिस। तो ये तो है डिकम्पोजिशन के बारे में। लेकिन डेट्रीवर्स क्या होता है? डेट्रीवर्स का कुछ काम नहीं, ये तो खाता है बस, इसको कोई मतलब नहीं इनऑर्गेनिक कन्वर्ट करने में। ये तो जो भी चीज मिलेगी उसको खा जाएगा। अर्थवर्म, जो हमारे जो ये चींटियां वगैरह होती है या जो दीमक होता है, इनको कोई कन्वर्ट करने का काम नहीं, इनका काम है सिर्फ खाने का। किसको खाते हैं? ये खाते हैं डेट्रीज को। डेट्रीज क्या होता है? डेट्रीज होता है ये लीव्स, बार्क्स, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग दी फीकल मैटर वगैरह वगैरह। तो ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। डेट्रियस सिर्फ खाते हैं, उनको खाने से मतलब है, जो मिलेगा खा जाएंगे। डिकम्पोजर खाते नहीं है, वो कुछ न्यूट्रिशन तो खुद लेते हैं, ऑब्वियसली बात है कुछ तो लेंगे, लेकिन ज्यादातर न्यूट्रिशन को एनवायरमेंट के लिए रिलीज कर देते हैं। ये इन ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक में। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। बाकी आपको पता ही है इनके बारे में कि डिकम्पोजर फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और डेट्रीवर्स के अंदर अर्थवर्म्स हो गया, बीटल्स हो गया, टर्मिट हो गया, आंट हो गया। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, वायरस, क्या वायरस भी डिकम्पोजर होता? नो, वायरस डिकम्पोजर नहीं होता। डिकम्पोजर में सिर्फ दो ही चीज है, फंजाई और बैक्टीरिया, जिनके बारे में अभी तक बात कर रहे हैं। तो ये फर्क है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर और डेट्रीवर्स पीरियड के अंदर। और कीमोसिंथेसिस क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया। इनऑर्गेनिक को उल्टा कर दो ऑर्गेनिक में, उल्टी प्रोसेस। डिकम्पोजर की उल्टी प्रोसेस कीमोसिंथेसिस। बोलिए, ये लोगों को माना कि ईएससी के लिए भी इतना पढ़ेगी जितना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब सीएससी एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैं एक इन्वायरमेंट का टीचर हूँ, मेरे को किसने बोला? यूपीएससी ने, कि भाई तुम इन्वायरमेंट पेपर बना रहे हो ना, चलो ईएससी के लिए बनाओ, ठीक है। और मुझे को बोला कि आप सीएससी के लिए बनाओ। तो मैं कैसे डिफरेंस करूंगा कि ईएससी के लिए ये बनेगा, सीएससी के लिए ऐसा बनेगा? मैं तो डिफरेंस कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सेम ही पेपर बना रहा हूँ और सेम ही ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है। और आप इवन क्वेश्चंस का लेवल भी देखोगे ना, क्वेश्चन का लेवल भी इतना कोई आसान नहीं आया है। हाँ, ये बात अलग है ऊपर ऊपर से पूछा है, लेकिन आप कैसे इस भरोसे में रह सकते हैं क्वेश्चन ऊपर ऊपर से आएगा? वो थोड़ा डीप से आ गया तो हमें पढ़ना ऐसे है कि ये नहीं सोचना कि हम सीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, हमें ये पढ़ना है, हमें इन्वायरमेंट पढ़ना है, हमें तो इन्वायरमेंट समझना है जो भी लिखा हुआ है। अब एग्जाम में अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है? अगर थोड़ा डीप में पढ़ लोगे तो ऊपर ऊपर से आएगा, उसको 2 सेकंड में उखाड़ दोगे। जैसे लास्ट क्लास याद करो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, कोरल, एस्चुरीज, लाइमेटिक और आपका प्रेरीज। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा भी पढ़ा होता तो लाइमेटिक मैंने आपको जो बताया उस दिन, वो वैसे भी एक्वेटिक में आगे बताने वाला हूँ, पता है। कोरल रीफ 1000 बार वर्ड सुनने को मिलेगा आपको आगे, पता है। एस्चुरीज आपको पहले से पता है, ये सब तो एक्वेटिक है। बचा गया पेरिस, ग्रासलैंड पेरिस, 2 सेकंड में टिक कर दोगे सर, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो ऐसे भले ही क्वेश्चन ऊपर से आया, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज भी बहुत जरूरी है। शायद शायद आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिले, इंटरव्यू में फंसा सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको सिलेबस का पार्ट पूछ सकते हैं कि बताइए क्लाइमेट चेंज में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपके लिए क्या सुझाव है, और वगैरह वगैरह, और भी किसी तरह क्वेश्चन के अंदर। तो अगर कोई सब्जेक्ट है सिलेबस में तो उसको डिटेल में पढ़ो, उसको फिर ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, मेरा कहना ये। बाकी थोड़ा ईएससी वाले कई बार ये थोड़ा सा कम पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। फिर चलो आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस को। बस एक दो टॉपिक बचे आज की क्लास के। डिकम्पोजिशन, अब ये जो डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करना है इनऑर्गेनिक में, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? फ्रेगमेंटेशन, मैं यही समझा देता हूं, तोड़ना, टुकड़े में बांटना। लीचिंग, जमीन के अंदर घुस जाना, सॉइल में चला जाना, और न्यूट्रिशन को, जो कौन से न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मौजूद थे वो न्यूट्रिशन। कैटाबोलिज्म के अंदर क्या है कि ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, कुछ इस तरह के फीडर्स होते हैं जो क्योंकि खा नहीं पचा नहीं पा रहे, तो पचा नहीं पा रहे, फिर एक एंजाइम सीक्रेट करेंगे, उस एंजाइम की मदद से वो जो न्यूट्रिशन है उनको ये पचा देंगे। हेमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमस का बनना। ह्यूमस क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल होते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल होते हैं, बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक मैटर होता है। तो ह्यूमस का 4th स्टेप में आता है। और बाद में आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या है? इसी ह्यूमस को तोड़ना। ह्यूमस का मतलब क्या था? एक ऐसा सब्सटेंस, डार्क सब्सटेंस होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो उन न्यूट्रिशन को वापस से तोड़ दिया जाता है मिनरलाइजेशन में। मतलब देखो ध्यान से क्या हुआ, सबसे पहला ऑर्गेनिक मैटर फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है। फिर लीचिंग हुआ, जमीन के अंदर गया, वहां जाने के बाद जमीन के अंदर पच नहीं रहा था तो कैटाबोलिज्म हुआ, से कुछ एंजाइम सीक्रेट किए, पचाया गया आराम से। देन यहां से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन निकले, वो ह्यूमिफिकेशन हुआ, एक
एक ब्लैक करके डार्क सब्सटेंस है उसके अंदर वो तब्दील हो गई और उस ह्यूमिफिकेशन को तोड़ा गया मिनरलाइजेशन में और इन ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर दिया गया इनऑर्गेनिक में। तो यहां स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक से और लास्ट में मिनरलाइजेशन होते होते ये पूरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इनऑर्गेनिक प्रोसेस में। तो ये टोटल 5 स्टेप है डिकम्पोजिशन के। अब एक एक स्टेप को दोबारा देखते हैं, बाद में आपको लास्ट से पूछूं कितना समझ में आया। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, ये डेट्रियस फीडर वही अर्थवर्म वगैरह करता है, तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन द डेट्रियस, वही डेड एनिमल मैटर प्लांट वगैरह, इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। तो सबसे पहले प्रोसेस तो बहुत सिंपल है कि जो भी आपके पास है उसको तोड़ दो। डेट्रियस ने तोड़ दिया। लीचिंग, लीचिंग का मतलब क्या, प्रोसेस बाय विच वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन। ऐसे न्यूट्रिशन जो पानी में घुल सकते हैं वो जमीन के अंदर चले आते हैं तोड़ने के बाद। तीसरा कैटाबोलिज्म, मैंने बताया था, एक सेक्रेट एंजाइम्स वगैरह, प्रोसेस बाय विच द डीकंपोज। अब डीकंपोजर का काम आ गया बैक्टीरिया फंजाई, वो क्या करेंगे, खा नहीं पा रहे जो जमीन के अंदर आए, जो चीज इनके पास कुछ ऐसी चीज जमीन के अंदर आए, मैं बोलूं डायरेक्टली कोई डेड मैटर को अगर वो लगे हुए इसमें कैटाबोलिज्म में तो खा नहीं पा रहे, तो ये एंजाइम सीक्रेट करेंगे ताकि उसको आराम से डिग्रेड कर दें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। तो प्रोसेस बाय विच डीकंपोजर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई सीक्रेट्स एंजाइम विच डिग्रेड डेट्रियस फीडर डेट्रियस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अब इनऑर्गेनिक आ चुका है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट चुका है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है इकट्ठा हो जाता है ह्यूमिफिकेशन के रूप में, ह्यूमस बन जाता है और बाद में इसको मिनरलाइजेशन करके इनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ये सॉइल का टॉप होराइजन होता है, जो मिट्टी होती है उसको जो सबसे वो टॉप लेयर को टॉप लेयर में ही बनता है क्योंकि वहीं पे सारे न्यूट्रिशन आके इकट्ठे हो जाते हैं विच कंट्रीब्यूट टू द रिटेंशन ऑफ द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन। सॉइल की वो होराइजन जहां मॉइस्चर और न्यूट्रिशन होता है, ये वही होराइजन होती है। इसके अंदर एक खास बात है ह्यूमस के बारे में कि ठीक है इसको न्यूट्रिशन का रिजर्वायर बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इसके पास, सारे इकट्ठे कर ले तो इसी के पास होंगे, लेकिन ये डिकम्पोजिशन के लिए रेजिस्टेंस देता है। मतलब ये एमोर्फस और कोलाइडल का मतलब है ये आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं होगा, इसका आसानी से टूटेगा नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमस बन गया तो इसको फिर प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, डिकम्पोजिशन इसका होगा नहीं, क्योंकि अगर फर्दर डिकम्पोजिशन हो गया तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मैटर जो है आपके लिए वेस्ट हो जाएंगे। तो ये ह्यूमस का एक नेचर है कि जो भी चीज यहाँ बनी है ये उसके खिलाफ, मतलब जो जो चीज पैदा होगी अब उसको डिकम्पोजिशन आसानी से होने नहीं देगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमस के बारे में कि यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है 10:1 होता है, कार्बन 10 गुना, नाइट्रोजन सिंगल। लास्ट प्रोसेस है मिनरलाइजेशन। इसमें क्या है कि इस ह्यूमस को डिवाइड कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे माइक्रोब्स की मदद से, और इसकी मदद से जितने भी लॉक्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन थे वो अब एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएंगे। तो टोटल ये 5 स्टेप है, मैं आपको दोबारा सारे स्टेप याद दिला देता हूं। फ्रेगमेंटेशन, डेट्रियस आते हैं, अर्थवर्म वगैरह तोड़ते हैं। लीचिंग, जमीन के अंदर चले जाते हैं, कौन, जो पानी में घुल सकते हैं। कैटाबोलिज्म, या खुद डायरेक्टली किसके बारे में बात हो रही है, डिकम्पोजर। देखिए फ्रेगमेंटेशन में हमने किससे बात स्टार्ट करा, फ्रेगमेंटेशन में स्टार्ट करा डेट्रियस से, डेट्रियस फीडर से। वेज कैटाबोलिज्म किससे स्टार्ट बात करें, डिकम्पोजर से। मतलब कैटाबोलिज्म में डिकम्पोजर खुद के बारे में बात हो रही है। तो डिकम्पोजर ये खुद एक एंजाइम सीक्रेट करेंगे ताकि जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे इनको डेट्रियस फीडर इस प्रोसेस से मिलाए, ऐसे मिलाए, या ये डायरेक्टली खुद उस पर काम कर रहे हैं, उसको आराम से ये तोड़ दे, एंजाइम सीक्रेट करके खा जाए, पचा जाए। नेक्स्ट आता है ह्यूमिफिकेशन। सॉइल की टॉप होराइजन होती है, सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन यहाँ के लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और अब इसका आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं होगा। इसी न्यूट्रिशन जो ह्यूमिफिकेशन, इनमें से वापस से मिनरल को तोड़ने की प्रोसेस, मिनरल को वापस लेने की प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो टोटल ये 5 स्टेप है। इन 5 स्टेप की मदद से एक ऑर्गेनिक चीज को कन्वर्ट किया था कंप्लीटली इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन में, और ये फिर अवेलेबल हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर फर्दर प्रोसेस के लिए पूरी तरह से। बोलिए प्लीज, अब बताइए अपना, देखिए आगे। अब बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन तेज और स्लो। ये सीधा सा क्वेश्चन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन है, डायरेक्टली आपको कंडीशन याद रखनी है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि अगर एरोबिक कंडीशन होगी, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, एक तो होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहां मौजूद होती है। तो अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी तो डिकम्पोजिशन तेज होगा। अगर थोड़ा सा वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर है तो भी डिकम्पोजिशन तेज होगा। और अगर कोई जो डेट्रियस है, मतलब जो आपने चीजें डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल शुगर वगैरह जिसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है, तो ऐसे केस में भी ये जो है फास्ट होता है। तो 3 कंडीशन है जिसमें डेट्रियस तेज होता है। पहला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक कंडीशन, थोड़ा सा वार्म मॉइस्चर हो, वार्म और वार्म टेम्परेचर हो, या मॉइस्ट कंडीशन हो उसमें, या फिर जो डेट्रियस है जिसपे काम कर रहा है डिकम्पोजिशन, वो नाइट्रोजन और शुगर की क्वांटिटी में, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, शुगर या कुछ और भी हो सकता है जो वाटर में घुल सकता है ऐसे, उनमें ये रिच हो, तो इसका डिकम्पोजिशन तेज होता है। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन
उल्टा हो जाए, मैंने एक ही लिखा, हालांकि तीन चीज हो सकती है। एरोबिक की जगह एनारोबिक हो जाए, मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन की जगह फ्री ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो स्लो हो जाएगा। वार्म की जगह थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर या मॉइस्ट ना हो तो थोड़ा ये टेम्परेचर अगर ऐसा ना हो तो भी हो सकता है। और तीसरा, अगर ये चीजें मौजूद ना हो, स्पेशली लिचिन एंड चिटिन, अगर ये चीज है तो ये डिकम्पोजिशन को आसानी से होने देगी, डिकम्पोजिशन के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। तो इन तीनों को उल्टा कर दो, आपके लिए पता चल जाएगा। मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप समझ सकते हो कि इन तीन में अगर तेज हो रहा है, तीन नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, स्लो हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कि डिकम्पोजिशन फास्ट एंड स्लो कब होता है। कीमोसिंथेसिस मैंने बता दिया, उल्टा प्रोसेस है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में तब्दील करने की। पैरासाइट के बारे में, स्कैवेंजर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले ही। पाइथोप्लैंक्टन्स क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया ये जिस तरह से प्लांट होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, वैसे ही ये सी के अंदर प्लांट है। तो इट इज ए प्लांट ऑफ सी, प्रोड्यूसर ऑफ द सी, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन जो मिलती है। इसके बारे में अलग से बात कर लेंगे कि किस तरह से करता है। फिलहाल आप इतना जानो कि जैसा पेड़ काम करता है जमीन के ऊपर, वैसे ही पाइथोप्लैंक्टन काम करते हैं ओशियंस के अंदर, सी के अंदर, रिवर्स के अंदर, पॉन्ड के अंदर। ये क्या करते हैं, ये वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और CO2 को कैप्चर करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और उसको कैप्चर करने के बाद वापस से सेम प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बड़ा अच्छा पॉइंट लगेगा ये। आपको लगता होगा कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो सिर्फ प्लांट्स की मदद से मिलती है, जो हमें देखते हैं हरे भरे भरे प्लांट नजर आते हैं। हम थोड़ा सा गलत है। हम जो भी ऑक्सीजन करते हैं उसमें से लगभग 50% जो है वो तो ये पैदा करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, समुद्र वाले। मतलब सोच के देखो, हमें तो क्या लगता था ऑक्सीजन हमें मिल रही है सिर्फ प्लांट दे रहा है, हमारे हरे भरे प्लांट, बट ऐसा नहीं है। 50% से भी ज्यादा कौन देते हैं, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द प्लांट्स, बहुत ज्यादा होता है ओशियंस के अंदर, ठीक है। तो पाइथोप्लैंक्टन ही 50% से ज्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं उसके लिए। बाकी प्लांट्स, बाकी रिमेनिंग जो ऑक्सीजन है वो हमें प्लांट्स मिलती है, ग्रीन प्लांट वगैरह जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन एक ये दोबारा चेन देख लीजिए वापस से, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, कि सबसे पहले पाइथोप्लैंक्टन होते हैं इस तरह के छोटे मोटे, जो बिल्कुल बहुत माइक्रो प्रोड्यूसर के टाइप से। देन इनको खाने वाले क्रूस्टेशन, क्रूस्टेशन इस तरह से आप केकड़े वेकड़े जो होता है ना, ये कैटरपिलर वगैरह, इनको खाने वाले हेरिंग्स, स्मॉल छोटी साइज की मछलियां, इनको खाने वाले मैक्रेल बड़ी साइज की मछलियां, इनको खाने वाले और भी नुकीले दांतों वाली मछलियां, शार्क। तो इस तरह से ये पूरी चेन बनती है। ये किसकी चेन है, ये है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की, पाइथोप्लैंक्टन, क्रूस्टेशियन, हियरिंग, मैक्रेल वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। पाइथोप्लैंक्टन का दूसरा नाम भी है डायोटम्स, ठीक है। तो ये दिया हुआ था और आपको इनमें से एक ऑर्डर बनाना था, डायोटम, क्रूस्टेशियन और हियरिंग, इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा, चेन कैसे बनेगी। सिंपल सा है, सबसे पहले होता है डायोटम्स, उसके बाद आता है क्रूस्टेशियन, उसके बाद आता है हियरिंग। ये बस यही है, सेम ये इस पे आ चुका है यूपीएससी में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक सेकंड, हाँ, ये तीन स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, पढ़ो तीन स्टेटमेंट को। आप जानते हो कि पाइथोप्लैंक्टन ही थे जो ओशियंस के अंदर कार्बन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर कर रहे थे और ऑक्सीजन में तब्दील कर रहे थे। तो बिल्कुल कार्बन सिंक की तरह तो बिल्कुल एडवर्सली इफेक्ट होगा, 100% होगा। द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। कि सोच के देखो, अगर पाइथोप्लैंक्टन ही चले गए, ये खत्म हो गए, तो ये क्या खाएंगे, और इनको खाने को चाहिए तो मर जाएंगे, तो ये मर जाएंगे, तो ये खत्म खत्म, तो हाँ बिल्कुल फूड चेन भी होगी। बट जो लास्ट पॉइंट था, द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड, डेंसिटी पे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी ऐसा नहीं है कि इनके जाने से एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि पाइथोप्लैंक्टन के कंपेरेटिवली, मैं आपको बताएंगा बायोमास वैसे भी अगर आप टोटल निकालोगे तो एक्सटेंशन रेट, टर्नओवर रेट, मतलब ओरिजिनेशन रेट, एक्सटेंशन वैसे बहुत ज्यादा होती है। तो डेंसिटी पे ऐसे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ओशंस के अंदर और भी बहुत ज्यादा कंपाउंड और भी बहुत ज्यादा स्पेसी होती है, तो डेंसिटी एकदम से ओशन की इफेक्ट नहीं होगी। टाइम लगेगा, ये नहीं मिलेंगे तो उनको खाने वाले जो क्रूस्टेशियन वो कुछ और तरीका ढूंढेंगे, उनको कुछ और नहीं मिलेगा तो फिर उनकी वो मरना स्टार्ट होंगे, एंड फाइनली उनकी डेंसिटी हो सकती है ओशन की चेंज हो जाए आने वाले ओवर द टाइम, 100 साल 200 सालों में, बट एकदम से चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, और इसको समझने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना ये ठीक है, ये ठीक, ये ठीक, और ये भी आपको ठीक ही लगे, हाँ सही है, ये कर दो, ऑल थ्री, ये दी ऑप्शन टिक करके आए थे बस, और वहां बढ़ जाते फिर तो ऐसे चीजों में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूपीएससी को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, जितने मैंने चीज नोटिस करी अभी तक अपनी पूरी जर्नी के अंदर, यूपीएससी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, कम आपका सिर्फ लॉजिक और आपका सिर्फ कॉमन सेंस, अगर आपने चीज अच्छे से पढ़ी है आप आराम से जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ट्रांसफर ऑफ टॉक्सिन्स, कि किस तरह से एक लेवल ऊपर ऊपर पहुंचता है। तो उसमें मैं आपको दो चीजें पहले समझाता हूं ताकि वो कंफ्यूजन पहले खत्म हो जाए। दो वर्ड है, एक तो है बायो एक्यूमुलेशन, एक है बायो मैग्निफिकेशन। मैं कुछ खा रहा हूं, एक्यूमुलेट कर रहा हूं अपने अंदर, ठीक है। मेरे को किसी ने खाया,
उसको किसी ने खाया, मेरा नाम कोई भी मान लो, ठीक है, उसको किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया, तो ये है बायो मैग्निफिकेशन। मेरे अंदर से टॉक्सिन उसके अंदर चलेगी, उसके अंदर से उसके अंदर, उसके तो मैग्नीफाई हो गए और आगे चलेंगे। समझ आएगा? तो बायो एक्यूमुलेशन बायो मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है? एक्यूमुलेशन सिर्फ एक बंदा मेरे अंदर, मैग्निफिकेशन डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? अब ये इसके अंदर बारे में बात करेंगे तो वो सब लिखा हुआ है कि किस तरह से एक्यूमुलेट हो रहा है। तो रेफर्स हाउ पॉल्यूटेड इंटर ए फूड चेन, किस तरह से एक बंदे के अंदर आया। ठीक है, ग्रेजुअली बिल्ड अप ए केमिकल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में मेन चीज क्या है? ये सिर्फ एक बंदे के लिए, मैं लेता हूं इन वन बंदा, बंदा लिखूंगा समझ नहीं आएगा ना, वो 1%, किसी एक के बारे में। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है। बायो कंसंट्रेशन में कंफ्यूज हो जाती है कि कंसंट्रेट ये सेम ही वर्ड है, बट कई बार बायो मैग्निफिकेशन, बट कई बार अलग तरह लिखा है। इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली अपटेक बाय स्किन, गिल, लंग एंड कंसंट्रेशन विद इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द टिश्यूज। ये भी अगेन एक के बारे में बात हो रही है, ये भी सेम कहानी है। इसके अंदर भी है ना कि ये भी एक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बट इसमें बात करें कि डायरेक्टली आप कैसे चीजें ले रहे हो, बस कैसे कंटेमिनेट फूड वगैरह को एक्यूमुलेट करो। तो एक ही चीज है, दोनों में कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं, बट कई बार लिख देते हैं हमें, इसलिए कई बार एक बायो कंसंट्रेशन लिखा हुआ भी नजर नहीं आता, तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायो एक्यूमुलेशन जैसा ही है, ये इंपॉर्टेंट है। बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्पलीफिकेशन, तो इसमें क्या होता है? एक इससे ऊपर एक, ये कैसे गया, इससे ऊपर कैसे गया, तो ये ऐसे चल रहा है। तो बायो मैग्निफिकेशन किस तरह से, या बायो एम्पलीफिकेशन एक से दूसरे, दूसरे तीसरे में पहुंचता है। तो ये बताता है रेफर द टेंडेंसी ऑफ द पोल्यूटेंट टू कंसंट्रेट। अब देखो, अभी उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि बायो कंसंट्रेशन है, अलग है। ठीक है, एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर। तो ये छोटा सा है कि किस तरह से कंसंट्रेट होता है, दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। और ये लिखा हुआ है कि अगर आपको बायो मैग्निफिकेशन चाहिए तो उसके लिए जो भी पोल्यूटेंट है वो लॉन्ग लिव होना चाहिए, लंबे टाइम तक जिए, आसानी से मर नहीं जाए। तो आसानी से मर जाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन होगा ऊपर पहुंचेंगे नहीं। मोबाइल होनी चाहिए, मोबाइल का मतलब आज इजिली ट्रांसफर हो पाए। सोल्यूबल इन फैट होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैट में सोल्यूबल होंगे नहीं तो ऊपर तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर तक पहुंचने के लिए फैट में सोल्यूबल होंगे तभी तो आगे तक वो जाएंगे, फैट में घुल के फिर आगे पहुंचेंगे। बायोलॉजिकल एक्टिव होनी चाहिए, इनएक्टिव होंगे तो होगा क्या, एक लेवल पे खत्म हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल और लिखे, हालांकि इससे कुछ खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि बायो मैग्निफिकेशन डॉट डॉट डॉट, बायो एक्यूमुलेशन या बायो कंसंट्रेशन एक। बायो कंसंट्रेशन में खास बात क्या है कि बायो कंसंट्रेशन में डायरेक्ट अपटेक के बारे में बात की जाती है, लेकिन इसका मतलब डायरेक्ट ईटिंग नहीं है, खाने के बारे में बात नहीं है। अपटेक का मतलब है स्किन, गिल या लंग से किस तरह से आप कंसंट्रेट कर रहे हो। ये छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बट इसमें घुमा देंगे आपको एग्जाम में। एक और वर्ड है बायोडाइल्यूशन। बायोडाइल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट डिक्रीज। अभी तो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उसी को बोलते हैं बायोडाइल्यूशन। और ये कब होता है? जब आपके न्यूट्रिशन रिच लेक होती है, जब कंसंट्रेशन बढ़ती नहीं है, जो पोल्यूटेंट होता है, पोल्यूटेंट डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उन पोल्यूटेंट को खत्म करने वाले ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद होते हैं। ये खासकर कहाँ होगा? यूथ्रिफ लेक, ये बाद में बात करेंगे। मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि बायोडाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, बायो मैग्निफिकेशन मतलब पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन बढ़ना। इसी की उल्टी प्रोसेस है बायोडाइल्यूशन, बस। होम्योस्टेटिक साइबरनेटिक क्या है? ये फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म है। ये थोड़ा कंट्रोल सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ते हैं उनसे जुड़ा हुआ है, देख लेते हैं क्या है इसमें। होम्योस्टेटिक सिस्टम में कैपेसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अब ये देखिएगा कि भैया बार बार ग्रासलैंड के अंदर आग चल रही है, बार बार आग लग रही है, पूरी घासें जली जा रही है, पूरी घासें खत्म हो रही है। तो ये क्या क्या होगा? ये ग्रासेस अब ऐसी अपने आप को बना लेंगे फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म की मदद से कि अब ये ग्रासेस आग से, आग रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस हो जाएंगे। यही तो रीजन है ग्रासलैंड के अंदर कि फायर रेजिस्टेंस आपको थॉर्नी सर्फ में मिलता है, क्योंकि उन्होंने ओवर द टाइम पीरियड अपने आप को इस तरह से डिजाइन कर लिया, सेल्फ रेगुलेशन, कि अब वो उस तरह की फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के साथ मौजूद है, अब जल्दी से वो पूरी तरह खत्म होंगे नहीं। तो ये है होमोस्टेटी, जो इकोसिस्टम के अंदर खुद होता है। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब क्या है? वही जब कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं जाना आप लोगों को, जो कि जो टेक्निकल वाले नहीं है उनको मैं एकदम समझा नहीं पाऊंगा, जो इलेक्ट्रिकल वाले वो समझ गए होंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है। मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि ओवर द टाइम पीरियड ऑब्जर्व करते हैं, जो चीजें उनके लिए डेंजरस थी वो उसी को रिवर्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया वो ग्रासलैंड का, कि फायर रेजिस्टेंस अपने आप को बना लेते हैं ओवर द टाइम पीरियड, सो दैट वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाए। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के बारे में क्या बात है कि दो तरह से हो सकती है, एक तो रेजिस्टेंस, एक होता है रिसिलियंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्ट इन्वायरमेंटल चेंज एंड मेंटेन इस स्ट्रक्चर। किसी भी तरह का इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, मैंने आपको एग्जांपल बताया फायर का, तो उसको रेजिस्ट करेंगे। और एक है रिसिलियंस। रिसिलियंस का मतलब है एबिलिटी टू रिवर्ट बैक इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर। किसी रीजन की वजह से, मान लीजिए कोई लेक है, किसी रीजन की वजह से उसमें पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा आ गई, तो पोल्यूटेंट आने की वजह से उसकी कंडीशन चेंज होगी, लेकिन ये वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया की मदद से वापस से उन सारे पोल्यूटेंट को डिक्रीज कर देगा, खत्म कर देगा, और अपने नॉर्मल स्टेट में वापस पहुंच जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि चेंज नहीं होने देगा, रिसाइलेंस का मतलब है वापस से सेम कंडीशन में पहुंच जाना, वापस से सेम जगह पहुंच जाना।
ठीक है, तो ये टोटल हमारी आज की क्लास खत्म होती है यहाँ तक। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को?